हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर सीरीज की। ये जो हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज है, इससे पहले नहीं होती थी, लेकिन मैं बात करूं तो मैंने सीएपीएफ एग्जाम 2023 के लिए इस सीरीज को स्पेशली स्टार्ट किया है। अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज आप इस सेशन को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपके करंट के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होंगे। बेसिकली ये हमारी पहली वीडियो है। आपको वीडियो कैसी लगी कंप्लीट वॉच करने के बाद जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो आज के पीपीटी में मैंने हिंदी वर्जन अपलोड नहीं किया है। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर इस पीपीटी में हिंदी भी होनी चाहिए तो हम हिंदी को भी जो है वो ऐड ऑन जरूर से करेंगे। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट ऑन, यानी कि जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक होता है वो कब मनाया जाता है या फिर किस डेट से उसकी शुरुआत की जाती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 1 सितंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 2 सितंबर, थर्ड होता है 3 सितंबर और फोर्थ होता है 4 सितंबर। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? इसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में कुछ हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट यानी कि 1 सितंबर जो है हमारा राइट आंसर है। क्यों है? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक was initiated in March 1975 by the members of अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन। यानी कि क्या है कि जो हमारी नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है, जो हम मनाते हैं अपने देश में, उसको सबसे पहले इनिशिएट यानी कि उसकी शुरुआत किसने करी थी? उसकी शुरुआत मार्च 1975 में अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करूं भारत ने इस चीज को कब से मनाना स्टार्ट किया तो हम बोलेंगे ईयर 1982। नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेशन वाज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर मैं बात करूं ये चीजें जो है, जो हम ये मनाते हैं, जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक होता है, उसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली हमारा काम होता है जागरूकता फैलाना, ताकि हम क्या कर सके, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन ले सके, ग्रहण कर सके, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो काफी ज्यादा अच्छी रहे। इसके लिए सरकार ने 2018 में जो है वो पोषण अभियान भी जो है वो चलाया था, जो इसी चीज से रिलेटेड था। इसमें क्या था कि जिनके भी एमनेशिया यानी कि जो खून की कमी होती थी, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता था? उनको अच्छे अच्छे डाइट जो है वो दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि नुआखाई इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी कि जो नुआखाई फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है या फिर किस स्टेट का फेस्टिवल है? हमारे पास आंसर है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। नुआखाई का मतलब क्या होता है? नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है जो ईटेबल हो, जिसे हम खा सके। यानी कि जब भी ये बेसिकली धान के फसल से संबंधित होती है, जब उड़ीसा में धान की फसल हो जाती है तो उस समय इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल का नाम जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा कि जो नुआ खाई हमारा फेस्टिवल है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ हमारे पास फैक्ट है, उनको भी जरा देख लेते हैं। तो ओरल ट्रेडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल डेट बैक टू द 12th सेंचुरी एडी, यानी कि ये हमारी 12वीं सेंचुरी से मनाई जा रही है। वैदिक पीरियड में भी इस चीज को देखा गया है। तो ये जो ट्रेडिशन है वो काफी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि ये 12वीं सेंचुरी से लगातार मनाई जाती है। व्हेन द फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड बाय द चौहान राजा रमावी देवी, यानी कि जो हमारे चौहान राजा थे जिनका नाम था राजा रमावी देव, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था और उसके बाद से इसे लगातार वहां के लोग जो है वो मना रहे हैं। ये जो है वो बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में सबसे पहली बार मनाया गया था। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जिन्हें हमने जाना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछा है कि विच मूवी विंस बेस्ट मूवी अवार्ड, यानी कि कौन सी ऐसी मूवी है जिसने बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो जीता है। तो ये मूवी कौन सी होती है? क्या वो मिमी है, क्या वो 83 है, क्या वो उधम सिंह है या फिर शेरशाह है? तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा शेरशाह। शेरशाह ने जो है वो अभी क्या जीता है? बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो जीता है। ये जो अवार्ड है वो किसने दिया था? तो फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ था 2022 में, उसके द्वारा हमने देखा कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, इन सब के अवार्ड जो दिए गए थे, इन्हीं में हमने बेस्ट मूवी का भी अवार्ड जो है वो दिया। ये जो हमारा बेस्ट मूवी का अवार्ड था वो शेरशाह को दिया गया। आंसर नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। और इसकी जो शुरुआत होती है, यानी कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2022 की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और इस बार 67 नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो मनाया
गया या फिर इसको किया गया था। अगर मैं बात करूं बेस्ट डायरेक्टर की, तो ये अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था विष्णुवर्धन को। ये विष्णुवर्धन कौन है, तो जिन्होंने शेरशाह मूवी का डायरेक्शन किया था, जो उनके डायरेक्टर थे, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो कृति सेनन को मिला है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो रणबीर सिंह को मिला है। फिल्म कौन सी है, तो आप याद रखिएगा 83 जो है ये फिल्म है। और कृति सेनन को जो मिला है वो मिमी, मिमी जो मूवी आई थी उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो दिया गया है। अगर मैं बात करूं फिल्म फेयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था, ये किसको दिया गया, तो ये हमारे सुभाष घाई को जो है वो दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का, तो ये सुभाष घाई को जो है वो दिया गया था। आई होप कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अना ब्रानबिक हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी कि जो एना ब्रानबिक हैं उनको क्या किया गया है, अभी किसी कंट्री का फिर से प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट कर दिया गया है, री इलेक्ट किया गया है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आखिर वो कंट्री है कौन सी। तो क्या वो रोमानिया है, क्या वो साइबेरिया है, क्या वो हंगरी है, क्या ये कोयोशो है। तो हम बोलेंगे नहीं, ये जो कंट्री है वो कौन सी है, साइबेरिया है। तो साइबेरिया के 2017 से, यानी कि 2017 से अभी तक कौन थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, एना ब्राम्नेबिक थी। और उनको क्या किया गया है, फिर से अभी री इलेक्ट कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा साइबेरिया हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, सबसे पहले हमें कैपिटल पता होनी चाहिए। तो जो साइबेरिया की कैपिटल है वो क्या है, बेलग्रेड है, आप ध्यान रखिएगा। करेंसी की मैं बात करूं तो साइबेरिया की करेंसी क्या होती है, साइबेरियन दिनार होती है। साइबेरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, अलंकन सेदार वुकुजो। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया है, जैसे हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही इन्होंने जो है इनको फिर से री इलेक्ट किया, यानी कि फिर से इन्होंने क्या किया है, इसे अपॉइंट किया हुआ है। सी हैज बीन हेडिंग द साइबेरियन गवर्नमेंट सिंस 2017। तो मैंने पहले ही बताया था ये 2017 से लेकर के अब तक क्या कर रही हैं, साइबेरियन गवर्नमेंट को हेड कर रही हैं, वहां की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है अब तक संभाल रही हैं। अगर मैं बात करूं कुछ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ भी एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या, यानी कि केन्या के जो नए प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम क्या था, विलियम रूटो। ठीक है। कोलंबिया के जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट प्रेसिडेंट जो बने थे वो कौन थे, वो थे हमारे गुटाविया पेट्रो। न्यू पीएम ऑफ कुवैत ये कौन थे, शेख मोहम्मद साहब अल सलीम। याद रखना है, इनका नाम जो है वो याद रखना है। न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका के नए पीएम बने थे प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे, दिनेश गुणवर्देना। ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो प्रेसिडेंट कौन बने थे, रानिल विक्रमसिंघे। अगर मैं बात करूं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, तो ये कौन बने हैं, युन सुक यो। याद रखेंगे, युन सुक यो जो है वो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये कौन बने हैं, शहबाज शरीफ जो है हमारे पाकिस्तान के न्यू जो प्रेसिडेंट है, या प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं हमारे एलिजाबेथ ब्रोन, यानी कि जो एलिजाबेथ ब्रोन जो है वो हमारी क्या बनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जो है वो बनी है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, तो ये नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि हंगरी की पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट है वो कौन थी, हमारी कैथलीन थी। कैथलीन नोवाक जो है वो हमारी वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, पहली कहाँ की, हंगरी की। ऐसे में बात करूं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, ये कौन थी, तो तंजानिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो है सामिया सुलूहू। सामिया सुलूहू हसन जो है वो वहां की पहली महिला प्रेसिडेंट है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि राहुल शर्मा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। यानी कि अभी राहुल शर्मा ने क्या किया है, अभी अपने रिटायरमेंट की जो है वो घोषणा करी है। तो पूछा जा रहा है कि वो किस खेल से संबंधित है। तो क्या वो क्रिकेट से संबंधित है, क्या वो फुटबॉल से संबंधित है, क्या वे हॉकी से संबंधित है, या फिर वे बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका राइट जवाब हो जाता है क्रिकेट। यानी कि जो हमारे राहुल शर्मा हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, अनाउंसमेंट की घोषणा जो है वो करी है। तो अगर मैं बात करता हूं रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट से संबंधित कुछ हमारे पास टर्म है या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है बेन स्टोक का। बेन स्टोक ने जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर थे, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो संन्यास की घोषणा करी है। अगर मैं बात करूं तो ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको आप याद नहीं करते फिर भी आपका काम चल जाएगा।
जाएगा, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि खिलाड़ी कौन है, किस देश से संबंधित है। यहाँ पर मैंने जितने भी खिलाड़ी लिख रखे हैं सारे के सारे क्रिकेट से ही संबंधित है, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, ठीक है। तो बेन स्टोक्स जो है वो भी इंग्लैंड से संबंधित है, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से जो है वो संन्यास लिया हुआ है। दिनेश रामदीन जो है वो वेस्ट इंडीज के इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने क्या किया है, संन्यास ले लिया है, ये कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। तमीम इकबाल जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे क्रिकेट के, उन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैच से जो है वो संन्यास ले लिया। इनके नाम जो है वो आपको याद नहीं है फिर भी चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं या फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने अगर संन्यास लिया है तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि बेन स्टोक हो गए, इयोन मॉर्गन हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, रॉस टेलर हो गए, क्रिस मॉरिस हो गए। इसके बाद से हम बात करें तो कायरन पोलार्ड हो गए, ये सारे नाम जो है आपको याद होने चाहिए। कायरन पोलार्ड कहाँ के हैं तो बोलेंगे वेस्ट इंडीज के, क्रिस मॉरिस कहाँ के हैं तो साउथ अफ्रीका के, रॉस टेलर कहाँ के हैं तो न्यूजीलैंड के, इयोन मॉर्गन कहाँ के हैं इंग्लैंड के, और मोहम्मद हाफिज कहाँ के हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, अगर आप एक बार इन्हें रीड कर लेते हैं तो ऐसे भी आपको ये नाम याद रहेंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या पूछा गया है, हु वाज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20I क्रिकेट इंटरनेशनल, यानी कि जो हमारे T20I है, यानी कि 2020 क्रिकेट इंटरनेशनल जो होती है, उसमें अभी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं T20 में वो कौन है। तो क्या वे विराट कोहली हैं, क्या वे KL राहुल हैं, क्या वे बाबर आजम हैं, या फिर क्या वे रोहित शर्मा है। ये ऑप्शन आपके पास है, इनमें से जो राइट आंसर होता है वे होता है रोहित शर्मा। अभी हमारे एशिया कप चल रहा था, और एशिया कप में मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ते हुए हमारे रोहित शर्मा ने क्या किया है, लगभग 3500 के ऊपर जो रन है वो बना दिए हैं, और वे अब T20I में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रनर जो है वो बन गए हैं। तो इनके बारे में हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए था, वो हमने जान लिया। अब मैं बात करता हूं, हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द हीरो ऑफ टाइगर हिल। यानी कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आत्मकथा, लेकिन ये जो आत्मकथा है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है। तो उस राइटर का नाम पूछ रहा है कि किसने इस ऑटोबायोग्राफी को जो है वो लिखा हुआ है, इसको टाइटल किया हुआ है, जिसका नाम क्या है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। तो इसके लेखक कौन है यही पूछा गया है। क्या वे सूबेदार मेजर यादव हैं, क्या वे कुलदीप यादव हैं, क्या वे योगेंद्र सिंह यादव हैं, और क्या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो योगेंद्र सिंह यादव हैं, ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये किताब जो है वो लिखी गई है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे कम उम्र में जो है ये परमवीर चक्र पाने वाले हैं। इन्होंने जो है वो सबसे कम उम्र में जो है वो क्या हुआ है, परमवीर चक्र पाया है। परमवीर चक्र के बारे में भी आपको बता दूं तो परमवीर चक्र जो है वो वार टाइम का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जो किनको मिला है, योगेंद्र सिंह यादव को मिला है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इनकी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, ये लिखी है सूबेदार मेजर यादव ने। तो याद रखिएगा कि सूबेदार मेजर यादव ने जो है वो योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उनको भी मैं आपको बताता हूं। तो योगेंद्र सिंह यादव इज द यंगेस्ट परमवीर चक्र, यानी कि जो हमारी परमवीर चक्र है वो सबसे कम उम्र में पाने वाला कोई जाबाज है या फिर कोई जाबाज हैं, तो वो कौन है, योगेंद्र सिंह यादव जी हैं। अगर मैं बात करें, ये तो सबसे कम उम्र में ये अवार्डी हो गए थे, लगभग 19 साल की इनकी उम्र थी, और 19 साल की उम्र में ही इन्होंने परमवीर चक्र को जो है वो पा लिया था। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव हैं वो किस वॉर से संबंधित है, तो हम बोलेंगे कि 1999 वॉर, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं, उस समय इन्होंने काफी ज्यादा जो अतुलनीय वीरता जो है वो दिखाई थी, जिसके कारण इन्हें परमवीर चक्र जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमसे पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड मीट द चैंपियन इनिशिएटिव इन 26 स्कूल अक्रॉस द कंट्री। यानी कि जो हमारी एक इनिशिएटिव चल रही है, एक पहल चल रही है, जिस पहल का नाम है इनिशिएटिव इन 26 स्कूल मीट द चैंपियन। ये हमारी क्या है, इनिशिएटिव है मीट द चैंपियन। इस इनिशिएटिव को अभी 26 स्कूलों के द्वारा भारत में शुरू किया गया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री से करा रही है। तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है, क्या वो नीति आयोग है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। इसने क्या किया है, मीट द चैंपियन नाम की जो इनिशिएटिव पहल है उसे क्या करी है, शुरू करी है।
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच इंडियन स्टेट एंड यूटी हैज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम? यानी कि राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम की जो शुभारंभ है वो किस राज्य के द्वारा करी गई है, या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा करी गई है? क्या वो राजस्थान है, क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो गुजरात है, क्या वो उत्तर प्रदेश है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे उनको आपको मैं बता देता हूं, वो क्या है? बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हम बनाने वाले हैं। लगभग इसमें 2 से 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर जो हमारे स्पोर्ट पर्सन है वो क्या करने वाले हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब तक किसी भी जगह पर इतना बड़ा स्पोर्ट पर्सन जो है या फिर स्पोर्ट के लोग जो हैं उन्होंने एक साथ परफॉर्म नहीं किया है, एक साथ अपीयर नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसकी जो इनॉग्रेशन है वो किसने करी है? राजस्थान ने करी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली क्या कह रहा है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सीएम उड़ियन खिलाड़ी उन्नयन योजना? यानी कि किस राज्य की सरकार ने सीएम उड़ियन खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है वो शुरू किया है या इसकी शुरुआत करी है? तो इस योजना की शुरुआत क्या उड़ीसा ने करी है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है, या उत्तराखंड सरकार ने, या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सीएम उड़यन खिलाड़ी उन्नयन योजना की जो है वो शुभारंभ करी है। अब इस योजना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपको जानने चाहिए। वो फैक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो अंडर दिस स्कीम अ स्पोर्ट स्कॉलरशिप ऑफ 1500 रुपीज पर मंथ विल बी गिवन टू द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द स्टेट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 14 ईयर्स। यानी कि इस योजना के अंतर्गत हमारे जो भी स्पोर्ट पर्सन होंगे, जो स्पोर्ट खेलते होंगे, उन स्पोर्ट पर्सन को हम क्या देंगे? 1500 रुपए का मासिक स्कॉलरशिप देंगे। महीने में 1500 रुपए उन्हें देंगे ताकि वो अपने स्पोर्ट को और अच्छे तरीके से आगे लेकर के जा सकें। और इसके लिए एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो बनाया गया है, और ओनली 8 to 14 ईयर्स के बालक या बालिकाओं को ही ये मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर टोटल 1950 बालक को सेलेक्ट किया गया है और 1915 गर्ल को जो है वो सेलेक्ट किया गया है जिन्हें इस योजना का जो लाभ है वो मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? देहरादून है, जो कि विंटर कैपिटल होती है, और गैरसेन जो है वो समर कैपिटल होती है। अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन होते हैं? गुरमीत सिंह जो है वो वहां के अभी गवर्नर है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए थे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है कि एक्सरसाइज सारेक्स 22 कंक्लूडेड इन चेन्नई इज द एक्सरसाइज ऑफ। यानी कि जो हमारी सारेक्स 22 जो एक्सरसाइज थी, जो एक अभ्यास था जिसको अभी चेन्नई में कंक्लूड किया गया, खत्म किया गया, ये किस सेना का अभ्यास था? तो क्या वो इंडियन आर्मी का अभ्यास था, क्या वो इंडियन नेवी का अभ्यास था, क्या वो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, या फिर क्या वो इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की ये बेसिकली 10th नंबर की जो है एक्सरसाइज थी। इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है हम जान लेते हैं ताकि याद रखने में हमें आसानी हो। तो क्या है इसका आंसर? इंडियन कोस्ट गार्ड था। और इसके बाद मैं बात करूं इससे कुछ जुड़े फैक्ट की, तो वो क्या होता है? दिस एक्सरसाइज वाज रिवाइज्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ ऑफ बीएस पठानिया अलोंग विथ। यानी कि क्या था कि ये जब एक्सरसाइज किया जा रहा था तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ थे, जिनका नाम क्या था? वीएस पठानिया था। वीएस पठानिया साहब वहां पर क्या थे? खड़े थे, मतलब वो देख रहे थे। उनके देखरेख में ये एक्सरसाइज जो है वो की गई थी। अदर एजेंसीज एंड फॉरेन पार्टिसिपेंट, यानी कि इसमें अदर एजेंसीज भी थी और फॉरेन पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर के ये जो हमारी एक्सरसाइज थी इसे किया गया था। इट वाज 10th एडिशन। ये जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कौन से नंबर की एक्सरसाइज थी? ये हमारी 10वें नंबर की एक्सरसाइज थी। 10th नेशनल मैरीटाइम रिसर्च बोल सकते हो ये एक्सरसाइज को। एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 22 इन चेन्नई तमिलनाडु, यानी कि चेन्नई तमिलनाडु में ये सारेक्स नाम की जो है वो एक्सरसाइज करी गई। ठीक है। अगर सारेक्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि सारेक्स बताओ क्या है, तो सारेक्स में हम क्या बोल सकते हैं? रेस्क्यू एंड रिसर्च। ठीक है, रेस्क्यू एंड रिसर्च एक्सरसाइज ये जो है वो किया गया था। यानी कि हमारे समुद्र में मान लो कोई लोग डूब गए हैं या फिर किसी चीज का रिसर्च करना है, तो उसके लिए हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 होना चाहिए।
द लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया, यानी कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल है या फिर धार्मिक मंदिर है वो कहां पर बन रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो क्या वो वेस्ट बंगाल में बन रहा है, क्या वो उत्तर प्रदेश में, क्या वो बिहार में, या फिर क्या वो गुजरात में, यानी कि वो किस स्टेट में जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मोनूमेंट यानी कि टेम्पल जो है वो बन रहा है, रिलीजियस मोनूमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रिलीजियस मोनूमेंट आपसे पूछे कि कहां पर है या फिर कहां पर बन रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में ये चीज बनाई जा रही है। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं, वो क्या है। तो इट विल बी द लार्जर देन द ताजमहल एंड सेंट पाउल कैथेड्रल इन द वेटिकन, यानी कि जो हमारी वेटिकन सिटी है वहां पर पॉल कैथेड्रल और जो हमारा ताजमहल है ये उससे भी बड़ा जो है बिल्डिंग बनने वाली है। द टेम्पल विल ओपन इन 2024, ये जो हमारी मंदिर है ये 2022 में ही खुलने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ, इसके बनने में थोड़ी डिले हो गई और इसको पोस्टपोन करके 2024 में ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ये जो मंदिर है वो 2024 में सभी के लिए खोल दी जाएगी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट हो जाएगा। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, ये बेसिकली एक तारामंडल टाइप सा है और ये कहां पर है, ये बेसिकली हमारे वेस्ट बंगाल में है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज, आपने सेशन को अटेंड किया इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। प्लीज डू शेयर एंड डू लाइक विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर द पीडीएफ डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी, सिंपली आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, आप वहां से भी इसे ज्वाइन कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं इंपोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक की जो आज के न्यूज़पेपर में था, तो वो क्या था, द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट रिपोर्टेड इन तेलंगाना। तो एक बार आप ट्राई करिएगा, मैं इस पे रिपोर्ट कराऊंगा ही, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करिएगा। द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट रिपोर्टेड इन तेलंगाना, इस पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी। दूसरी जो रिपोर्ट थी वो एनसीआरबी की थी, एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी 2021 की। इस रिपोर्ट में क्या कहा था, उसने बताया था कि किस तरीके से हमारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट से और सुसाइड से जो डेथ हैं वो हमेशा बढ़ती जा रही हैं, लगातार उनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो उसके ऊपर एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करी थी। तो इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में रिपोर्ट पूछी जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।